हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी और अच्छी भी है जो कि आप लोग को पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जिया से, जो कि अचानक से एक फैटी और अगली लड़की की बॉडी के अंदर रिबॉर्न हो जाती है। उससे पहले तो शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है, कोई लड़का उसे किस कर रहा है। वो सोच रही होती है कि मैं तो किसी की जान बचाते हुए कार एक्सीडेंट में मर गई थी ना। वो सोचती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ, क्या गॉड ने मुझे किसी की जान बचाने के लिए ये रिवॉर्ड दिए, ये हैंडसम लड़का। शाओ तो इतने ड्रग के नशे में होता है कि वो तो जिया को किस करे जा रहा होता है, और वो कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। अब मॉर्निंग में ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं और तभी यहाँ पर जिया की मॉम आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ये क्या करे, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी इससे शादी करके, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। तभी शाओ का फ्रेंड जो आता है और कहने लगता है कि ये मेरे फ्रेंड के साथ बिल्कुल गलत है। तो जिया की मोमो से चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारी मोमो, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए और तुम इसकी साइड ले रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि इसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है। तो फिर जो क्लियर करता है कि आप मेरी मॉम नहीं हो, स्टेप मॉम हो, और वैसे भी गलत तो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, मेरा फ्रेंड यहाँ मेरी शादी में आया था और इस जिया ने खुद उसे ड्रग दिए, तो इसमें उसकी खुद गलती है, आप इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं बोल सकती है। फिर जो नेबर्स भी खड़े होकर इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं वो जिया की बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो फिर जिया की मॉम के स्टेप ब्रदर जो को चिल्लाती है कि तुम्हारी बहन के साथ ये सब हुआ है और तुम अभी भी इस लड़के का फेवर ले रहे हो। जो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड का साइड लूंगा, उसने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो इस शेमलेस लड़की ने करी है। तो जिया की मॉम भी जिद बैठ जाती है कि अगर इस लड़के ने मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया तो मैं जाकर केस कर दूंगी, इसलिए इसे शादी करनी पड़ेगी। तो जो भी जिद पैदा होता है और दोनों जन फिर यहाँ चाय पे बैठ जाते हैं एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए। तभी यहाँ पर शाओ की बहन लिली भी आई होती है और वो भी चिल्लाने लगती है कि मेरा भाई अभी जल्द ही एक सूजी नाम की लड़की के साथ ब्लाइंड डेट से आया था और वो कितनी रिच लड़की भी थी, उससे मेरे भाई की शादी होने वाली थी, ताकि मेरा भाई तुम जैसे अगली और फैटी लड़की के साथ शादी क्यों करेगा। ऐसा बोलकर वो गुस्से में बैठ जाती है। जिया ये सुनकर सोचती है कि यानी वो एक नॉवेल के अंदर आ गई है जिसमें नॉवेल के मेल लीड की शादी पहले एक खराब लड़की के साथ हुई थी जो कि उसकी एक्स वाइफ थी, फिर बाद में वो फीमेल लीड सूजी से शादी करता है। तो ये सोचती है कि यानी मैं वो एक्स वाइफ बन गई हूँ। तभी यहाँ पर जो नेबर्स आए होते हैं वो सभी शाओ को कह रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कैसे कर सकता है ऐसी अजीब सी लड़की से शादी करके जो कि अच्छी भी नहीं दिखती है। जिया कहती है कि तुम लोग चुप बैठो, और फिर वो जाकर अपने आप को आईने में देखती है और शौक हो रही होती है कि वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से इस लड़की की बॉडी में वो आई है, यानी कि इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर वो बहुत ही ख़राब थी और उसने मेल लीड शाओ को ड्रग दी थी और फोर्सली उसके साथ शादी भी कर ली थी। और फिर शाओ तो अपना काम के लिए ऑफिस चला गया था और वो यहाँ विलेज में उसकी मॉम और सिस्टर के साथ रह रही थी, और क्योंकि वो 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हुई थी तो सारे लोग उसका पेट देखकर उसके बारे में झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बच्चा शाओ का है नहीं और वो बहुत ही चीटर लड़की है। तो ये सब झूठे इल्ज़ाम लगने के बाद फिर जिया की चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ही मौत हो गई थी, और दूसरी तरफ मेल लीड शाओ और उसकी फीमेल लीड सूजी दोनों अपनी रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ गए थे। वो यही सब सोच रही होती है तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी शादी तुमसे करवा के रहूँगी। तो जिया सोचती है कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो फिर मैं इसके घर में रहकर सफ़र करने वाली हूँ और इस बीच में मेरी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। वो सोच लेती है कि नहीं, मुझे हेल में नहीं जाना है। फिर वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, इसे मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर उसके मुंह से वो ऐसा बोल ही नहीं पा रही होती है। वो बार बार ये बोलने की कोशिश करती है कि मैं कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहती, पर ऐसा बोल ही नहीं पाती है। तो वो समझ जाती है कि नॉवेल के प्लॉट के हिसाब से यानी उसकी शादी इसके साथ होके रहेगी। तभी शाओ अचानक से खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो सभी उस शॉक हो जाते हैं, उसका फ्रेंड भी, लेकिन शाओ कहता है कि मेरी एक कंडीशन है। फिर इसी के साथ ही सीन यहाँ पर कट होता है और हम देखते हैं 4 महीने बाद जिया शाओ के पेरेंट्स के घर पे रह रही होती है और यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को आसपास के लोग इस बारे में भड़का रहे होते हैं कि तुम्हारी जो डॉटर इन लॉ है वो 4 मंथ प्रेग्नेंट तो नहीं लगती है, उसका पेट देख लो, ऐसा लग रहा है कि 6 मंथ प्रेग्नेंट है, तो पक्का ये तुम्हारे बेटे का बच्चा है ही नहीं, वो तुम्हारे बेटे को चीट करी हुई है। तभी यहाँ पर जिया की मदर इन लॉ कहने लगती है कि मैं इस लड़की को कोई अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानती, मेरी डॉटर इन लॉ तो एक रिच फैमिली से होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड, कोई ऐसी विलेज गर्ल नहीं होनी चाहिए। शाओ की बहन लिली भी यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ ये कोई मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है। या कोई सब सुनकर गुस्सा आता है और वो घर के ऊपर फिर पहुंच जाती है और वो हमें बताने लगती है कि शादी के नेक्स्ट डे शाओ अपने काम के लिए चला गया था और वो 4 महीने से घर नहीं आया, और यहाँ पर वो अकेले इन सारे बेबीज को पालने में इतनी सारी मुसीबत झेल रही है और कितनी पतली भी हो गई है।
जिया यही सब सोचकर अपसेट हो रही होती है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उसकी मौत होगी। यही सोचकर वो अपने आप को कई बार मारने की कोशिश कर चुकी है, पर ये सिस्टम का प्लॉट ऐसा होने नहीं देता है। तो वो रोते हुए गॉड से कहने लगती है कि क्या आप मुझे बस चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ही मारना चाहते हैं। तब ये सारी आंटीज जिया को देख लेती है और उसकी मदर इन लॉ से बताने लगती है कि ये तुम्हारी डॉटर इन लॉ है ना, ये ऊपर की पहुंच गई है, क्या ये पागल है। तो शॉ की मॉम फिर जिया को डांट रही होती है कि तुम हमारे घर पे रहकर सारे घर के खाने खा जाती हो, बिल्कुल एक जानवर की तरह, और तुम अब ऊपर क्या कर रही हो, या मरने पहुंच गई हो। जिया उनसे कहने लगती है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो थोड़ा ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगी तो क्या होगा, और मैं कह रही हूँ कि आज अगर आपने मुझे शाओ के पास उधर ऑफिस में जाने नहीं दिया ना तो मैं यहीं से कूद के मर जाऊंगी। तो पहले तो शाओ की मॉम और बहन इसे मना कर देते हैं कि उन लोग को यकीन नहीं है कि वो कोई मरने वाली है। जिया कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे लिए लेटर नहीं भेजा ना कि मैं भी शाओ के पास जाके आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, वहीं पे रहना चाहती हूँ, तो फिर मैं अभी यहाँ से मर जाऊंगी। तो फिर वो डर के मारे मान जाती है। तो जिया खुश होती है कि ये हुई ना बात, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सच में ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो ये सभी भी शॉक हो जाते हैं और जिया की यहाँ गिरने से मौत हो जाती है। पर सिस्टम फिर तुरंत ही उसे ठीक करने में लग जाता है कि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर है और इसकी अभी आगे स्टोरी को ज़रूरत है, तो ये अभी मर जाएगी तो स्टोरी में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए सिस्टम फिर उसे ठीक करने लग जाता है, सारी अपनी एनर्जी उसे ठीक करने में लगा देता है। जिसके बाद फिर उसका सारा कंट्रोल जो कि जिया के ऊपर था, जिसे वो उसे प्लॉट के हिसाब से चला रहा था, वो उस पर से ख़त्म हो जाता है और फिर जिया तो ठीक हो गई होती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे बस स्टॉप तक छोड़नी चाहती है। वो काफ़ी रोते हुए कहने लगती है कि आखिर अब तुम्हारी शादी हो गई है शाओ के साथ और वो अब सिटी में रह रहा है, तो तुम भी वहाँ पर जाओ और उसके साथ अच्छे से जीना। वो कहने लगती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुश्किल हो, तो मेरे पास आ जाना, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगी। तो जिया मन में सोचती है कि ये ओरिजिनल ओनर की मॉम सच में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये ओरिजिनल ओनर शाओ से शादी करना चाहती थी तो इन्होंने उसका साथ दी। फिर वो कहने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो और रो मत, मैं ठीक रहूँगी, और फिर वो बाय बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ शाओ अपने कलीग के साथ यहाँ खाना खा रहा होता है, तभी उसका कलीग उसके और सूजी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी और सूजी की जोड़ी इतनी जम रही है तो तुम दोनों ज़रूर शादी कर लोगे, पर तुम्हारी शादी किसी और से होगी। शाओ कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं अपनी किस्मत पे हार चुका हूँ। उसका कलीग कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कितना अकेला महसूस करते होंगे, आखिर तुम इतने बड़े मैन हो, तो क्यों ना तुम अपनी वाइफ को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। तो शाओ ये सुनते के साथ ही जिया के बारे में याद करने लगता है कि वो तो कितनी अगली सी मोटी सी है। यही सोचकर वो रोने लग जाता है और कहता है कि आप प्लीज़ इस बारे में बात मत करो, और कहता है कि जाने दो, मैं अकेला ही ठीक हूँ, वैसे भी अच्छा ही है कि हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और फिर वो रोते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ सूजी उसके लिए डम्पलिंग्स लेकर आई होती है और कहने लगती है कि मैंने सुनी कि तुमने ड्रिंक कर लियो, इसलिए ये डम्पलिंग्स खाओ। उसे देखकर उसे और रोना आ रहा होता है, तो वो बस कहता है कि तुम इसे लेकर जाओ, मैं नहीं खाऊंगा, और बस सोने का नाटक करता है। तो यहाँ पर शाओ का कलीग सूजी को यहाँ से जाने बोलता है, तो वो बस यहीं खड़ी होकर रो रही होती है। तो शाओ कहता है कि मुझे यहाँ से लेके चलो, और उसका कलीग फिर उसे लेकर चले जाता है। फिर जिया अकेले यहाँ टिकट खरीदने पहुँचती है और बताती है कि वो अपने हस्बैंड से मिलने मिलिट्री कैंप जाना चाह रही है। तो स्टाफ उसे टिकट दे देती है और समझा देती है कि वो ऑफिसर को बोलकर नीचे वाली अच्छी सीट ले सकती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। तो फिर जिया उसे थैंक्स बोलकर फिर यहाँ ट्रेन से सिटी पहुँच जाती है, और जब वो बाहर निकलती है तो सोचती है कि मैं तो यहाँ की जगह से फैमिलियर भी नहीं हूँ और शाओ मुझे पिक करने भी नहीं आया, तो आखिर मुझे अब अकेले जाना पड़ेगा। तभी एक लेडी जो कि साइड में ही खड़ी होती है, वो जिया को देखकर जल्दी से उसके पास आ जाती है और जिया से मदद मांगने लगती है कि क्या तुम ये पेपर पे लिखा हुआ एड्रेस पढ़ सकती हो, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो जिया फिर उन्हें पढ़ के एड्रेस बता देती है। तो फिर वो लेडी कहती है कि क्या तुम मुझे साथ में लेकर चल सकती हो, मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, और तुम मुझे अच्छी लड़की दिख रही हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी। जिया उन्हें मना भी करती है कि सामने और भी लोग हैं, आप उनसे हेल्प ले सकती है, मुझे भी जाना होगा। तो फिर वो आंटी उसे इमोशनल करने लगती है कि मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है, जो कि फैक्ट्री का मैनेजर है। वो कहती है कि एक बार तुम मुझे उससे मिलवा दोगी ना, तो फिर वो बहुत रिच है, वो तुम्हें भी पैसे दे देगा। ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहती हूँ, बस ये है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो वो आंटी कहने लगती है कि लेकिन तुम्हें पढ़ना तो आता है ना, देखो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो जिया मान जाती है कि ठीक है मैं आपको लेके चलती हूँ, और फिर वो उन्हें यहाँ पुलिस स्टेशन के पास तक ले आती है। तो वो लेडी फिर यहाँ देखते के साथ ही भागने की कोशिश करती है, तो जल्दी से जिया उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रही है, मैं आपको लेके ही तो चल रही हूँ एड्रेस पर वो लेडी यहाँ पर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो जिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये इंसान चोर है, ऑफिसर इसे आके पकड़ो। तब यहाँ पर एक ऑफिसर आ जाते हैं और जिया उन्हें बता देती है कि ये लोगों को चोरी करती है। तो ऑफिसर फिर जिया और इस लेडी दोनों को ही अंदर लेकर जाते हैं और जिया से फिर क्वेश्चन करते हैं।
कि वो आखिर कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। तो फिर वो सब बताती है कि वो अपने हस्बैंड से मिलने आई है जो कि एक मिलिट्री मैन है। तो फिर ऑफिसर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो लेडी एक इंसान चुराने वाली चोर थी। तो जिया सबसे पहला रीज़न बताती है कि मुझे देखकर ही लोगों को पता लग जाएगा कि मैं विलेज से आई हुई हूँ और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो उसे लगा कि मुझे फूल बनाना इजी रहेगा, इसलिए उसने मुझे टारगेट बनाई। नहीं तो वहाँ पर और भी लोग थे, वो किसी और से भी हेल्प ले सकती थी, पर मुझसे झूठा हेल्प का नाटक कर रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सब झूठ बोल रही है, क्योंकि वो ऐसा कह रही थी कि उसका बेटा बड़ा रिच है। अगर किसी का बेटा इतना रिच होगा तो उस लेडी को ऐसे अकेले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी बातों से सारी झूठ जाहिर हो रहे थे। और फिर जब मैं उसे यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर लाई तो वो भागने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे और ही कंफर्म हो गया। ऑफिसर जिया की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम सच में कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो, तुम्हारी वजह से हमने इस चोर को पकड़े। फिर जिया के साथ ऑफिसर बाहर आते हैं और उनका यहाँ पर असिस्टेंट इस बारे में आकर बताता है उस लेडी के साथ बहुत सारी चीज़ें मिली है जिससे कंफर्म हो गया है। तो फिर जिया कहती है कि सच में ये चोर लोग कितने खतरनाक है, ऑफिसर आपको इनकी पूरी टीम को पकड़ना होगा और इन्हें बहुत सज़ा देनी होगी। तो ऑफिसर जिया को थैंक्स कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से इतना क्लू मिल गया, तो अब वो लोग ज़रूर पूरे गैंग को ढूंढ लेंगे। तो इसलिए वो जिया से कहते हैं कि अब तुम आराम से यहीं पे रेस्ट करो और कुछ जाके खा लो, जब तक मैं मिलिट्री में कॉल करता हूँ और तुम्हारे हस्बैंड को यहीं पे बुला लेता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। तो जिया खुश हो जाती है और फिर वो खाने के लिए जाती है। फिर हम सूजी को देखते हैं जो कि शाओ के ऑफिस गई होती है और उसके सारे कलीग्स लोग को खाने की चीज़ें दे रही होती है। तो वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं और उससे सिस्टर इन लॉ बुला रहे होते हैं। तो सूजी को बड़ी खुशी मिल रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर जैसे ही शाओ आता है तो वो अपने कलीग्स को चिल्लाता है क्या उन लोगों के पास बहुत ही फ्री टाइम आ गया जो यहाँ बकवासें कर रहे हैं। तो सूजी कहती है कि मैंने ही नहीं यहाँ बुलाई थी। तो शाओ से कहना चाह रहा होता है कि उन लोगों को सभी के सामने अपनी रिलेशनशिप क्लियर करनी चाहिए क्योंकि सभी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर शाओ का असिस्टेंट आता है और उसे बताने लगता है कि पुलिस स्टेशन से किसी ऑफिसर का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि आपकी वाइफ आपका इंतज़ार कर रही वहाँ पर। शाओ पहले कहने लगता है कि शायद मिस्टेक हुई होगी, मेरी वाइफ कैसे आई हो सकती है। तो असिस्टेंट बताता है कि नहीं, क्लियरली आपका ही नाम लिया गया है कि आपकी वाइफ आई है। तो शाओ फिर इन लोगों से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फिर यहाँ ये सुनकर तो सूजी को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर शाओ के कलीग्स आपस में बातें करने लगते हैं कि यानी जो हमने सुने थे कि कमांडर शाओ अपनी लास्ट फैमिली विजिट के टाइम पर जब गए हुए थे तो किसी लड़की ने उन्हें ड्रग दे दी थी और फिर फोर्सली उनके साथ नाइट स्पेंड करके शादी कर ली। रूमर तो सच निकल गई है और हमने सुने कि वो लड़की तो मोटी और अगली भी है। फिर वो लोग कहते हैं कि यानी मिस सूजी तो मिस्टर शाओ की होने वाली वाइफ है ही नहीं। फिर सूजी यहाँ गुस्से में होती है तो वो लोग चुपचाप से फिर अपना काम करने बैठ जाते हैं। फिर शाओ जब पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो ऑफिसर उससे मिलते हैं और उसे हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी वाइफ से तुम्हें मिलवा देता हूँ, वो कैंटीन में। तो शाओ थैंक्स बोल रहे होते हैं। इस पर ऑफिसर कहते हैं कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, तुम्हारी वाइफ की वजह से हम लोग जो है वो चोर को पकड़ पाए और अब उसकी टीम का भी पता लग जाएगा। इतनी बड़ी हेल्प सिर्फ तुम्हारी वाइफ की वजह से हुई है, तो वो बहुत ही वंडरफुल है। सच में तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली। उसके अंदर टैलेंट भी है और बहुत ही गट्स भी। तो शाओ शौक होकर पूछता है कि उसने चोरों को पकड़ने में मदद करी। फिर यहाँ हम जिया को देखते हैं जो कि कैंटीन में मज़े में खाना खा रही होती है। तभी फिर ऑफिसर शाओ को यहाँ लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ। तो वो पूरा कैंटीन देखने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। ऑफिसर कहते हैं कि तुम देख कहाँ रहे हो, सामने तो बैठी है। तो फिर यहाँ पर जैसे ही शाओ जिया को देखता है तो शॉक रह जाता है। वो उसे हेलो हस्बैंड कहकर बुलाती है। तो फिर शाओ से देखता रह जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में शाओ हो? तो जिया कहती है कि क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तुम्हें। तो शाओ सोचता है कि 4 महीने में ये इतनी पतली हो गई है और इतनी अच्छी लग रही है। तो हेड पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुमने अपनी वाइफ को ही नहीं पहचाने हो। तो जिया बताती है कि असल में शादी के नेक्स्ट डे ये काम पर आ गया था, तो हम लोग 4 महीने से मिले नहीं है और मैं पतली हो गई हूँ ना, तो काफ़ी बदल भी गई हूँ, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहा होगा। ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। और वो चले जाते हैं। फिर शाओ जिया के सामने बैठता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो शाओ कह देता है कि अभी मैं तुम्हें गेस्ट हाउस लेके चलूंगा और नेक्स्ट मॉर्निंग ही तुम्हारी टिकट निकलवा दूंगा। जिया कहती है कि मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो फिर वो कहता है कि मैं काम में काफ़ी बिजी रहता हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ पर फालतू हंगामे मत करो और तुम ये भी अच्छे से जानती हो कि हमारी शादी क्यों हुई है। तो फिर वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मुझसे शादी करके तुमने बहुत सफ़र करे हो, तो ठीक है अगर तुम मान जाओगे ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगी और फिर जब मैं सेफली बेबी को बर्थ दे दूँगी तो फिर हम डिवोर्स ले सकते हैं। तो शाओ शॉक हो जाता है कि तुम कौन से बेबी की बात कर रही हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जिया कहती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें लेटर लिख कर नहीं बताई। फिर वो उसे खड़े होकर दिखाती है। तो शाओ कहने लगता है कि हमारी शादी को 4 महीना हुआ है, तो 4th मंथ में तुम्हारा बेली इतना बड़ा कैसे। तो वो कहती है कि क्योंकि तुम बहुत अमेजिंग हो,
विलेज डॉक्टर ने मुझे बताइए कि शायद मेरे ट्विंस हो सकते हैं, लेकिन अभी श्योर थोड़ी ना है, तो तुम मुझे सिटी के हॉस्पिटल लेकर चलना चेकअप के लिए। तो शाओ तो अभी भी शॉक में होता है और फिर शाओ जिया को कार से अपने घर के लिए लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में जिया को कोल्ड ड्रिंक की शॉप नजर आती है, तो कहती है कि हस्बैंड प्लीज़ जल्दी से कार रोको। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ है। जिया बताती है कि चिप्स खाकर मुझे प्यास लग गई है, तो जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, और साथ ही हस्बैंड मुझे कुछ और भी खाना है, तो मेरे लिए कुछ फ्राइड फूड भी लेकर आना। तो वो कहता है कि अब भी तो तुमने खाना खाई थी ना, तो पेट नहीं भरा। तो कहती है कि हाँ मैं और भूखी हूँ। फिर शाओ जाकर उसके लिए फिर ड्रिंक और खाने की चीज़ें लेकर आता है, तो वो उसे खुश होकर थैंक यू हस्बैंड बोलती है और फिर ड्रिंक करके कहने लगती है कि अब मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। तभी शाओ कहता है कि क्या तुम मुझे बार बार हस्बैंड बोलना बंद करोगी। तो वो कहती है कि क्यों। शाओ कहता है कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं। तो जिया कहती है कि फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, हनी बुलाऊँ या बेबी बुलाऊँ। तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो तुम हस्बैंड ही बुला लो। वो बहुत ही शाय हो जाता है। फिर उसके बाद ये लोग घर पहुंचते हैं, तो जब कार से निकल रहे होते हैं तो इन लोग की नेबर इन लोग से मिल रही होती है, जो कि शाओ के कलीग की वाइफ भी है। वो यहाँ ये देखकर खुश होती है कि तुम अपनी वाइफ को लेकर आए हो। वो उससे हेलो कहने लग जाती है और अपने बारे में भी बताती है। जब वो देखती है कि जिया प्रेग्नेंट है, तो वो तुरंत ही उसका बैग उठा के पकड़ने में मदद करती है। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो कहती है कि आखिर हम नेबर्स हैं, तो इतनी हेल्प तो करनी चाहिए एक दूसरे की। और फिर वो लगेज को घर में लाने में जब मदद करती है, तो यहाँ पर देखती है कि दो दो रूम्स हैं। तो वो जिया से पूछती है कि क्या तुम लोग सेपरेट रूम में सोने वाले हो। तो जिया कहती है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो सेपरेट रूम में सोना ही अभी बेहतर है। तो फिर लेडी कहने लगती है कि तुम अभी फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई हो, कपल्स को साथ में ही सोना चाहिए, क्या पता रात में कभी तुम्हारा पैर दर्द देगा तो इसलिए तुम्हारे हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो तुम्हारी मसाज करने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर ही शाओ यहाँ पर शाय होकर खड़ा होता है और सिस्टर इन लॉ से समझाने लगती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन को बहुत पेन होता है, इसलिए वो शाओ को समझाने लगती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ ही सोओगे। सुन लिया तुमने। तो वो तो शर्मा के जल्दी से लगेज लेकर अंदर रूम में भागता है। तो जिया कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ अभी आपको पता नहीं है वो कितने ज़ोर ज़ोर के खराटे लेता है, तो वो खराटे लेगा तो फिर मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगी। आखिर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे भी अच्छे से चैन की नींद सोनी है। तो शाओ बाहर आके बताने लगता है कि मैं खराटे नहीं लेता। तो फिर सिस्टर इन लॉ भी हंसने लगती है और कहती है कि तुम यंग कपल्स भी ना, चलो अपना ख्याल रखना। और फिर वो चली जाती है और शाओ ने थैंक्स बोल रहा होता है। तो जिया फिर हंसने लगती है कि तुम्हें पता भी है वो क्या क्या कर गई है और जो तुम उन्हें थैंक्स कर रहे हो। शाओ कहता है कि आज तो तुम यहाँ गेस्ट रूम में रह सकती हो, लेकिन कल की सुबह की मैं तुम्हारी टिकट करवा दूंगा, तुम वापस जाओ। तो वो मना कर देती है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। तो शाओ से समझाने लगता है कि तुम्हारी अभी जो हालत है उसमें मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम में बहुत बिजी रहता हूँ, और तुम घर जाओगी तो मेरी मॉम और बहन है ना, वो तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। तो फिर जिया यहाँ चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे जाने के लिए फोर्स मत करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे लीडर के पास जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। फिर वही डिसीजन लेंगे। तो शाओ कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे बॉस को इसकी कोई पड़ी होगी। जिया कहती है कि अगर वो भी नहीं माने तो मैं मिलिट्री बेस के सामने लेट जाऊंगी और सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताती रहूंगी कि तुम कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ना चाहते हो। तो फिर वो डर जाता है कि ऐसा अगर वो करेगी तो ये कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो वो मान जाता है कि तुम्हारी मर्जी, रुक जाओ यहाँ पर। फिर जिया तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ पर फिर उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप फिक्र मत करो, जिया मेरे साथ यहाँ पे रह लेगी, मैं उसका ख्याल रख लूँगा, और ऊपर से मेरे लीडर भी मान गए। तो फिर शाओ की मॉम कह रही होती है कि मुझे तो बस यही फिक्र हो रही थी कि वो वहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकती है, तुम्हारा काम खराब कर देगी। शाओ कहता है कि मॉम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर उसने तुम्हें वहाँ परेशान करी ना तो मुझे बताना, फिर मैं उसे हैंडल करूँगी। तो शाओ कहता है कि ठीक है, और वो कॉल रखता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि शाओ जब ऑफिस से घर आया होता है तो जिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताने लगती है कि हस्बैंड देखो मैंने पूरा घर क्लीन कर दी। तो फिर वो सोचता है कि ये तो सच में मुझे देखकर इतनी खुश है। जिया फिर उससे कहने लगती है कि मुझे ना अपने इनर पहनने थे, तो क्या तुम मुझे बैग में से निकाल कर दे दोगे, मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। तो शाओ फिर उसकी हेल्प कर देता है और वो अपनी आंखें बंद करके उससे निकाल कर दे रहा होता है। जल्दी से फिर भाग जाता है। तो जिया सोचती है कि आखिर इतना ज़्यादा शाय क्यों हो रहा है। फिर दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं, यहाँ पर वेट्रेस इन लोग को बताती है कि सारे जो टेबल है वो ऑलरेडी बुक हो गए, तो अगर कोई उनके साथ टेबल शेयर कर ले तो ही वो लोग बैठ सकते हैं, नहीं तो उन्हें वेट करना पड़ेगा। तभी एक ओल्ड लेडी जिया को प्रेग्नेंट देखकर इन लोग को बैठने दे देती है। तो जिया बहुत खुश होती है और जल्दी से आके बैठती है और उस लेडी को कहती है कि सिस्टर थैंक यू हमें प्लेस देने के लिए। तो फिर वो लेडी बताती है कि मैं ऑलरेडी 50 की हूँ। तो जिया कहती है कि ऐसा क्या, मुझे तो आप बहुत ही यंग लग रही है। तो वो लेडी तो जिया की तारीफ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
तो फिर वो लेडी बताने लगती है कि मेरी जो बेटी है वो भी तुम्हारी एज की है और वो भी प्रेग्नेंट है। तो जिया कहती है कि सच में आप तो इतनी यंग एज में ग्रैंड मदर बन गई। फिर लेडी पूछ रही होती है कि तुम्हारा कितना मंथ चल रहा है। तो जिया बताती है कि 4। तो फिर वो लेडी कहती है कि 4 मंथ में इतना बड़ा बैली। तो जिया बताती है कि असल में मुझे डॉक्टर ने बताई है कि मेरे ट्विंस होने वाले हैं। ये सुन के फिर ये लेडी और उनका हस्बैंड खुश होने लगते हैं कि तुम तो कितने आउटस्टैंडिंग मैन हो। फिर जिया मेन्यू देखकर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है। तो लेडी उसे कहती है कि तुम सिर्फ 2 लोग हो, आखिर इतना सारा कैसे ख़त्म कर पाओगे। तो जिया कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं सब खा लूँगी। फिर जिया अकेली इतनी सारी डिशेस को खा लेती है। तो ये देखकर सभी तो शौक रह जाते हैं। शाह पूछता है कि वाइफ क्या तुम्हारा पेट भर गया। तो वो कहती है कि हाँ अब मेरा पेट भर गया। शाह कहता है कि चलो फिर अब घर चलते हैं। तभी जिया जैसे उठने लगती है तो उसका पेट बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है। तो शाह बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगता है कि वाइफ क्या हुआ है। तो वो बताती है कि बेबी मूव कर रहा है। तो लेडी खुश होने लगती है कि आखिर उसका 4th मंथ चल रहा है ना, इसलिए। तभी शाह कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फिर जिया बताती है कि हस्बैंड मुझे और खाना है। तभी इस रेस्टोरेंट में सूजी और उसकी फ्रेंड आए होते हैं और वो लोग यहाँ पर शाह को देख कर उसे बात करने लगते हैं। तो जिया सुनती है कि अच्छा तो यही वो लड़की सूजी है जिसके साथ शाओ ब्लाइंड डेट पर गया था और यही तो फीमेल लीड है। फिर यहाँ पर सूजी की फ्रेंड शाओ से इस बारे में पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। तो फिर वो बताने जा रहा होता है कि ये उसकी वाइफ है। तभी यहाँ पर जिया उसे इशारा करती है कि तुम कुछ भी मत बताओ। और मन में सोचती है कि अगर इन लोग को पता लग गया कि मैं ही वो विलेज गर्ल हूँ जिसके साथ इसकी शादी हुई है तो फिर ये लोग अब भी यहाँ शुरू हो जाएंगे। और शाह यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि इसे तो हमेशा मुझे हस्बैंड बोलना पसंद है ताकि पूरी दुनिया को पता लग सके कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन आखिर अब ये इस सूजी को देखकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाह रही है। पर सूजी की फ्रेंड तो यहाँ पर जिया को पहचान चुकी होती है और वो शाह से कहने लगती है कि कहीं ये तुम्हारी वाइफ तो नहीं है, वही विलेज गर्ल जिसने तुम्हें ड्रग दी थी और फोर्सली तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके तुमसे शादी करी थी, वही बदतमीज़ लड़की। तो सारे लोग ये सब सुन रहे होते हैं। फिर शाओ इस लड़की से कहने लगता है कि तुम चुप बैठोगी, आखिर कुछ भी क्या बोले जा रही हूँ। तो भी लड़की चुप नहीं हो रही होती है। तो जिया यहाँ पर फिर एडमिट कर लेती है कि हाँ मैं ही कमांडर शाओ की वाइफ हूँ। तो फिर सूजी की फ्रेंड इसकी बेइज्जती करने लगती है कि अच्छा तो तुम अब एडमिट कर रही हो, कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात है ना ये। तो जिया कहती है कि फिर जाओ मर जाओ। ये सुनकर वो कहती है कि तुम क्या बोल रही हो। तो जिया कहती है कि अभी तुमने ही तो बोली कि तुम्हें बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा है, तो जाओ फिर मरो। तो ये सुनकर सूजी कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकती हो। तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि हाँ ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो, आखिर तुम वो ख़राब लड़की हो जिसने किसी को ड्रग देकर उसे फोर्स करी और उसके साथ शादी करी, तो एम्बैरेसिंग तो तुम्हें होना चाहिए। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं तो एम्बैरस नहीं हूँ, तो फिर आखिर मैं क्यों जाके मरूँ। और फिर वो कहने लगती है कि वैसे भी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा हस्बैंड थोड़ी ना मुझे कुछ होते हुए देख सकता है। ऐसा बोलकर वो शाव का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हस्बैंड मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। तो सूजी की फ्रेंड कहने लगती है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो, बहुत ही मोटी चमड़ी की हो तुम। तो जिया कहती है कि अरे ये तुम्हें कैसे पता, तुमने तो मुझे कभी किस नहीं करी, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड ने ज़रूर किया है। तो तुम मेरे हस्बैंड से पूछ सकती हो कि आखिर मैं मोटी स्किन की हूँ कि नहीं। शाओ जिया से कहता है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो सूजी उसे कहने लग जाती है कि तुम इसकी साइड ले रहे हो और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम एक मैन भी हो कि नहीं। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड एक मैन है। वो कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि आखिर उस रात मेरा हस्बैंड कितना अमेजिंग था। तो यहाँ पर ये सुनकर शाओ तो जल्दी से जिया का मुंह बंद करते हुए उसे बाहर लेकर जाता है। फिर सूजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि शाओ मेरा होना चाहिए इसका नहीं। फिर बाहर आती जिया उससे रुक कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे अपनी बात फिनिश क्यों नहीं करने दी। शाओ कहता है कि आखिर तुम क्या बोलना चाहती थी। तो जिया कहती है कि मैं उन लोगों के सामने प्रूव करना चाहती थी कि तुम एक केपेबल मैन हो, भी बहुत ही अमेजिंग, और वो उसे थम्स अप दिखा रही होती है। तो शाओ ये सुनकर सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैं इसे बाहर लेकर आ गया, ये तो सच में कुछ भी बोलती रहती है। फिर दोनों जब वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो जिया पूछती है कि वो लड़की सूजी वही थी ना जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे। तो शाओ शॉक होता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो जिया कहती है कि जिस तरीके से तुम उसे देख रहे थे तो मुझे तुम्हें देख कर ही पता लग गया। तो शाओ बताता है कि मैं बस उसके साथ 2 बार ही ब्लाइंड डेट पर गया था, तो मेरी तो अब तुम्हारे साथ शादी हो गई है, तो उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो तुम उसके लिए कोई ट्रबल मत करना। जिया कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट की रेपुटेशन ख़राब नहीं करूँगी। तो फिर वो कहता है कि मैंने बोला ना कि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिर तुम ऐसे किसी और की रेपुटेशन नहीं ख़राब कर सकती। तो जिया कहती है कि ठीक है नहीं है, लेकिन तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो उसे साइको बोलकर फिर आगे बढ़ जाती है गुस्से में। तभी इतने में रास्ते में कोई स्वीट कैंडी बेच रहा होता है, तो जिया को फिर उसे खाने के लिए कर रहा होता है। तभी ये देखकर शाओ तुरंत ही फिर उसके लिए स्वीट कैंडी खरीद के लेकर आता है। तो जिया खुश हो जाती है और फिर कैंडी खाती है। तो शाओ कहता है कि क्या मीठी है। तो जिया उसे टेस्ट कराने का बहाना करके जल्दी से भाग लेती है। फिर हम शाओ के कलीग को देखते हैं जो कि अपने घर आया होता है। तो उसकी वाइफ फिर उसे
जिया की तारीफें कर रही होती है कि तुम तो मुझसे कितना गलत कह रहे थे, कमांडर शाओ की जो वाइफ है वो तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इतनी अच्छी भी है। तो ये कहता है कि उसकी तो बात ही मत करो, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है। जब शाओ अपने रिलेटिव से मिलने उनके घर गया हुआ था शादी में, तभी शेमलेस लड़की ने उसे ड्रग दी और फोर्सली फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करके उसे शादी करने के लिए फोर्स करी। तो इस तरीके से शाओ की उससे शादी हुई है। ये सुनकर सिस्टर इन लॉ तो शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड ऐसी बात है, वो ऐसे करके शाओ से शादी करी हुई है। तो फिर शाओ का एक कलीग अपनी वाइफ को बताने लगता है कि तुम्हें उसके बैली को देखकर नहीं लगा, वो अभी 4th मंथ प्रेग्नेंट लग रही है, वो झूठी लड़की है, वो शाओ को भी धोखा दे रही है। ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से ना तुम दूर रहना, हमें ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाना चाहिए, तो अब तुम फ्यूचर में उससे दूरी बनाओ। तो फिर सिस्टर इन लॉ को भी ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि मैंने तो इस लड़की को गलत जज करी, मैं तो इसे अच्छी समझ रही थी। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपने घर के बाहर घूम रही होती है, तभी वो उसी सिस्टर इन लॉ को देख लेती है और उससे आवाज़ देती है कि क्या आप ग्रॉसरी खरीदने जा रही हो। तो फिर वो लेडी तो उसे रिप्लाई देने के बजाय जल्दी से अपने घर में चली जाती है। तो जिया को ये चीज़ अजीब लगती है कि उन्हें क्या हो गया। फिर इसके बाद वो लेडी अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ बैठकर बातें कर रही होती है और ये सभी मिलकर गॉसिपिंग कर रहे होते हैं जिया के बारे में कि सच में इसका बैली इतना बड़ा है और ये 4th मंथ प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है, लगता है ये कमांडर शाओ को चीट कर रही है। तभी जिया इधर सिस्टर इन लॉ को देखकर फिर से उनसे बात करने पहुंच जाती है। तो वो तो यहाँ पर उसे कोई भाव भी नहीं देती और तुरंत ही चली जाती है और उनकी सारी फ्रेंड्स भी। तो जिया को ये चीज़ फिर से अजीब लगती है कि सुबह भी वो मुझसे गुस्सा थी और अभी भी उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। फिर जब शाओ घर आ रहा होता है तभी सिस्टर इन लॉ से रास्ते में रोक लेती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ के बारे में पूरे आसपास की सब जगह रूमर फैल गई है, देखो उसका बैली भी इतना बड़ा है और वो 4th मंथ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, वो पक्का तुम्हें चीट कर रही होगी, तुम्हें उसने फूल बनाई है। तो शाओ कहता है कि आप सभी की बातों में मत आओ, जिया के ट्विंस होने वाले हैं। तो फिर वो लेडी कहती है कि उसने तुम्हें बोली और तुमने यकीन कर लिए। तो भी ये उन्हें समझाता है कि मुझसे ज़्यादा किसे पता होगा और फिर वो जल्दी से अपने घर में आ जाता है। तभी वो देखता है कि घर में इतना धुआं है तो वो डर जाता है और जिया को आवाज़ देने लगता है। तो जिया बताती है कि घर में गैस खत्म हो गया था और मुझे नहाने के लिए पानी गर्म करना है, लेकिन मुझे इसे जलाना बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो पानी गर्म करने में। वो उससे मनाने लगती है कि हस्बैंड प्लीज़ मान जाओ ना। तो फिर वो तुरंत ही मान जाता है कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है। जिया सोचती है कि बच्चों और मैन को मनाना सेम होता है, बस उन्हें थोड़ा सा प्यार से बोलना होता है। फिर जिया यहाँ पे टब उठा के ला रही होती है, तभी अचानक से वो टब गिर जाता है और उसके पेट में दर्द होता है। तो फिर शाओ जल्दी से जिया को उठा कर यहाँ हॉस्पिटल आता है। फिर डॉक्टर तुरंत ही जिया का चेकअप करती है। तो फिर वो कहने लगती है, वो बच्चों की हार्ट बीट सुनकर कहने लगती है कि तुम्हारे तो ट्विंस होने वाले हैं। पर फिर वो कहती है कि रुको कुछ तो गड़बड़ है। वो और अच्छे से चेकअप करती है और बताती है कि 2 नहीं तुम्हारे तो 4 बच्चे होने वाले हैं। तो ये सुनकर जिया भी शॉक होती है और डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड करके दिखाने लगती है और यहाँ पर शाओ को भी आवाज़ देती है उसके चारों बच्चों को दिखाने के लिए। तो शाओ तो ये देखकर खुश हो जाता है और फिर डॉक्टर शाओ को समझा रही होती है कि तुम्हारी वाइफ के अब 4 बच्चे होने वाले, तो उससे प्रेगनेंसी में बहुत ही मुश्किल होगी, तो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है हाँ, और पेशेंट बन के रहना है। फिर शाओ घर आने के बाद जिया के लिए बहुत सारे अलग अलग डिशेस बनाता है। फिर जिया जब उसके बनाए हुए खाना खाती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम हैंडसम होने के साथ साथ खाना भी इतना अच्छा बना लेते हो। तो फिर वो कहता है कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई है। वो कहता है कि वैसे मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ और शाम में घर आता हूँ और देखो ना अब तो तुम्हारे 4 बच्चे होने वाले, तो तुम्हें आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो क्यों ना मैं तुम्हें घर भेज दूँ, वहाँ पर मॉम और मेरी सिस्टर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेंगे। ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, अभी के लिए तो मैं अपना ख्याल रख लूँगी और जब 6 मंथ होगा तब देखा जाएगा। और वो मन में सोचती है कि मैं इसकी मॉम और सिस्टर के साथ तो बिल्कुल भी रहने नहीं जाऊँगी, उन्हें तो रोज़ ही मुझसे प्रॉब्लम होती है, तो उनकी बातें सुनने से अच्छा है कि मैं यहीं पर रह लूँ। फिर दोनों रात में जब वॉक करने जाते हैं तो जिया ने शाओ का हाथ पकड़ी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और आसपास देख रहा होता है। जिया कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ी हो तो? जिया कहती है कि अच्छा तो तुम ब्लश कर रहे हो, ओ मुझे दिखाओ तो आखिर कितना ब्लश कर रहे हो तुम, आखिर तुम ऐसे क्यों डर रहे हो जैसे कि तुम कोई चोर हो। तो फिर वो कहता है कि मैं बस थोड़ा एम्बैरेस हो रहा था। वो उसके साथ ऐसे मस्ती करने लग जाती है और तभी सामने सूजी खड़े होकर इन लोगों को देख लेती है और शौक होकर अपनी बुक हाथ से नीचे गिरा देती है। तो फिर ये दोनों उसे देखने लगते हैं और जिया यहाँ पर शाओ को स्लो से कह देती है कि अगर तुमने अपना हाथ हटाया ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। सूजी तो यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है कि शाओ उसे अपना हाथ पकड़ने दे रहा है और उसे ऐसे फ्लर्ट करने दे रहा है जैसे कि दोनों न्यूली वेड्स हैं। फिर सूजी तो गुस्से में शाओ से कहने लग जाती है कि शाओ तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हें धोखा दे रही है, इसका बेबी तुम्हारा हो ही नहीं सकता है, इसका बैली किसी भी हालत में 4th मंथ का तो नहीं लग रहा है।
तो शाओ कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। जिया उसे कहती है कि मिस सूजी तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा बेबी अगर शाओ का नहीं है तो फिर क्या तुम्हारा है। फिर वो शाओ से कहती है कि हस्बैंड चलो हम लोग अपना वॉक कंटिन्यू करते हैं, और वो उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। तो सूजी को इन लोग को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर जिया यहाँ से आगे बढ़ने के बाद शाओ का हाथ गुस्से में छोड़कर फिर बैठ जाती है। तो फिर वो डर के मारे पूछता है कि वाइफ क्या तुम गुस्सा हो गई हो। तो जिया उसे चिल्ला कर कहती है कि क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, अभी उस सूजी को देखते के साथ ही तुम आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे और मुझसे अपना हाथ क्यों छुड़ाना चाह रहे थे। ओ अच्छा, तुम्हें बुरा लग रहा था कि कहीं वो सब गलत ना समझ ले और तुमसे दूर ना हो जाए। शाह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो एक्सप्लेन करने जा रहा होता है। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ अब और कहानी बना लो, तुम और कर ही कह सकते हो। शाह कहता है कि एक्चुअली में मुझे भी नहीं समझ आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया, शायद ये मेरा सबकॉन्शियस रिएक्शन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमें ऐसे देखेगी तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा, पर पता नहीं आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैं सच में इडियट हूँ। वो कहता है कि मुझसे अभी गलती हो गई है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वाइफ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। जिया कहती है कि उम्मीद है कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे, मैं अब तुम पे अच्छे से नजर रखने वाली हूँ, और अगर तुमने ऐसी हरकत की है ना तो फिर मैं तुम दोनों का ब्रेकअप करवा दूंगी। तो वो कहता है कि मैं डेफिनेटली फ्यूचर में ध्यान देने वाला हूँ। तो जिया ये सुनकर फिर स्माइल कर रही होती है, और शाओ सोचता है कि आखिर मैं इससे ऐसे क्यों माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग करके निकल रहा होता है मार्केट से, तो उसे देखकर उसकी नेबर आंटी सभी कहने लग जाते हैं कि वो आखिर मैन होकर ऐसे कैसे ये सब शॉपिंग वगैरह कर रहा है, उसकी वाइफ कहाँ पर है। तो फिर वो कहता है कि वो तो प्रेग्नेंट है ना, तो वो घर में रेस्ट कर रही है। तो फिर ये लोग फिर यहाँ जिया के बारे में बुरा बुरा कहने लग जाते हैं कि प्रेग्नेंट है तो इतनी ज़्यादा नाजुक क्यों बन रही है, लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं। उसके कलीग की वाइफ भी उसे कहने लगती है कि जो भी हो लेकिन तुम्हें उसे ऐसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए, मैन के ऊपर ये सब काम सूट नहीं करते। तो फिर वो कहता है कि क्या हो गया अगर एक मैन शॉपिंग कर लिया तो, वैसे भी हस्बैंड होने के नाते मुझे उसकी थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी चाहिए ना। तो फिर उसकी सिस्टर इन लोग कह रही होती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ ना कि वो तुम्हें चीट कर रही है और तुम्हें अजीब नहीं लग रही है बात। बाकी लोग भी उसे ही कहने लग जाते हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है कि दोबारा मुझसे मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोलना मत, और चला जाता है। दूसरी तरफ फिर हम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने चोरों के पूरे गैंग को अब ढूंढ लिए, और ये सारा वो क्रेडिट जिया को देना चाह रहे होते हैं। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को जिया के लिए बैनर बनाने बोलते हैं ताकि वो उसे इसका क्रेडिट देने के लिए जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाह को जो कि डॉक्टर से मिलने जाता है, और वो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेने के लिए गया होता है जिससे वो सभी को दिखा सके कि जिया के असल में 4 बेबी होने वाले और वो सच में 4 मंथ ही प्रेग्नेंट है। ऐसा वो सर्टिफिकेट सभी को दिखा के प्रूव करवाना चाहता है। तो डॉक्टर मान जाती है कि ठीक है मैं अपने डीन से बात करूँगी, और जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो तुम्हारी वर्क प्लेस में मैं सेंड कर दूँगी। फिर शाह रात में यहाँ पर वेजिटेबल्स को कटिंग वगैरह कर रहा होता है, और तभी जिया वहीं पर ही अपना बाल सुखाने के लिए बैठती है, और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि शाह जितने पैसे कमाता है वो काफ़ी नहीं है, इसलिए वो सोच रही होती है कि मुझे एक्स्ट्रा आर्टिकल लिखना चाहिए। तभी यहाँ पर शाह अचानक से उसके पैर देख लेता है तो वो बहुत ही नर्वस होने लगता है। तभी जिया उससे कुछ बात कर रही होती है पर वो ध्यान नहीं देता, तो फिर वो अपनी उंगली से उसे हिलाती है और वो नीचे गिर जाता है। तो फिर वो मन में सोचती है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। तभी फिर वो अपना हाथ यहाँ पर चेयर पे मारती है और उसके हाथ पे तो ज़ोर से लग जाता है, तो फिर वो रोने लग जाती है। तो शाह कहता है कि वाइफ आखिर तुम्हें हुआ क्या था। तो जिया कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कहता है कि मैंने क्या किया। जिया कहती है कि मैंने बस तुम्हें उंगली से टच करी और तुम गिर गए, तो मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, तो मैं बस अपने आप का एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पर किसे पता था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। तो शाह कहता है कि वाइफ तुम क्या बोल रही हो, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि फिर आखिर तुम गिरे कैसे। तो फिर वो बताने जा रहा होता है कि वो तो उसे देखने में लगा था। फिर वो शावर हो जाता है और कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, और फिर वो जल्दी से बाथरूम में आने के बाद एम्बेरस हो रहा होता है, और फिर सोचने लगता है कि वैसे मेरी वाइफ सिली में भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर शाह यहाँ जिया के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ अभी भी दर्द दे रहे। तो वो कहते ही है कि हाँ। तो शाह कहता है कि लाओ फिर टॉवल दो, मैं तुम्हारा बाल पोंछने में हेल्प कर देता हूँ। तो जिया फिर दे देती है। शाह कहने लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम आती होगी ना ऐसे में अपना बाल धुलने को। तो फिर वो कहती है कि हाँ मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है ताकि फिर मैं लेटूँ और वो मेरा बाल धुल दे। तो शाह मान जाता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। जिया खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब रूम से बाहर आती है तो शाह ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होता है और वो उसके लिए तुरंत ही सर्व करता है। तो जिया उसकी तारीफ़ें कर देती है और उसे देखती है कि वो फिर से शाय हो रहा है, तो वो उसकी और तारीफ़ें करने लगती है कि सच में ये सारी डिशेस कितनी ज़्यादा टेस्टी है। अभी शाह फिर कुछ पैसे निकालता है और वो जिया को दे देता है और कहता है कि इसे वो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद सकती है अगर उसे कुछ भी लेना हो तो जिया खुश होकर पैसे रख लेती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाह की मॉम को यहाँ पर
अनाउंसमेंट में सुनाई देता है कि उनके लिए उनके बेटे ने कॉल किया है। तो फिर वो भाग कर जाती है। उन्हें तो लगता है कि जिया ने वहाँ पर शॉ के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, इसलिए उसने अपनी मॉम को कॉल किया ताकि वो जिया को लेकर जाए। पर यहाँ पर शॉ तो उन्हें कॉल पर ये बताता है कि जिया असल में 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है कि क्या, यानी वो कोई अफेयर नहीं चलाई हुई थी, बल्कि उसके 4 बच्चे होने वाले, इसलिए उसका बैली इतना बड़ा था। शाह कहता है कि हाँ, मेरे पास पूरा प्रूफ भी है, आप लोग सभी पता नहीं क्या समझ रहे थे। मॉम तो फिर यहाँ पर शॉक हो जाती है और वो इस बारे में याद करने लगती है कि कैसे उन्हें लगता था कि जिया अफेयर चला रही है, इसलिए वो उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। मतलब कि जैसा वो ज़्यादा खाना चाहती है उतना नहीं देते थे, इसलिए जिया को छुप छुप कर खाना पड़ता था। ये सब याद करके उन्हें रिग्रेट फील होता है और वो इस बारे में शाह को भी बता देती है कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने जिया को इतना गलत समझी थी और वो हमेशा किचन का डोर बंद कर दिया करती थी ताकि वो ज़्यादा खाना ना खा पाए। वो कहती है कि सच में मैंने कितना गलत करी हूँ, उसे तो अपने बच्चों की वजह से इतनी भूख लगती थी। फिर वो अपने बेटे शाह से कह देती है कि तुम जिया को कोई भी कमी नहीं होने दोगे और उसे जितना खाना खाना है उन सब का इंतज़ाम करोगे। हम लोग आखिर इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं कि अपनी डॉटर इन लॉ को अच्छे से अच्छा खिला सके। तो शाह कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे जिया घर में यहाँ वेजिटेबल्स कट कर रही होती है। तभी इतने में उसके नेबर वाली सिस्टर इन लॉ की बेटी यहाँ पर आई होती है और वो कहने लगती है कि आप क्या ब्रदर शाह की वाइफ हो? तो जिया कहती है कि हाँ। तो फिर वो बच्ची कहने लगती है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी थी, मैं आपके नेबर में ही रहती हूँ। तो फिर जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम सिस्टर वांग की बेटी हो। फिर वो बच्ची उसके बारे में पूछ रही होती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बेबी होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो जिया कहती है कि वो तो नहीं पता, वो तो अब होने के बाद पता लगेगा। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें छोटे भाई बहन चाहिए, तो वो बताती है कि हाँ, लेकिन मेरे मॉम डैड नहीं चाह रहे। जिया कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे छोटे भाई बहन आ गए तो मॉम डैड फिर उनसे ज़्यादा प्यार करेंगे। तो बच्ची कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत खुश होंगी। और वो पूछती है कि सिस्टर क्या मैं आपका बेली को टच कर सकती हूँ। जिया फिर उसे परमिशन दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ घर पे कुकिंग कर रहा होता है तो जिया भी किचन में बैठकर वेजिटेबल्स तोड़ने के बहाने उसे देखने में लगी होती है और बहुत ही खुश हो रही होती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसकी बॉडी भी अच्छी है। तभी शाओ कहता है कि तुम यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए बैठी हो या फिर मेरे लिए काम बढ़ाने के लिए। तो जिया देखती है कि उसने तो सारे पत्तों को तोड़ के आसपास गिरा दिए। शाह कह रहा होता है कि जाओ तुम अपना रेस्ट करो। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, मुझे अपने हस्बैंड की काम में मदद करनी है और उसका बर्डन थोड़ा कम करना है। ऐसा बोलने के बहाने वो तो फिर से उसके मसल्स देखने में लगी होती है। तो शाह फिर यहाँ से जाता है और वो शर्ट पहन कर आ जाता है ताकि जिया देख ना पाए। तो वो गुस्सा होती है कि कितना कंजूस है और फिर वो चली जाती है। फिर जिया जब अपने रूम में होती है और बुक रीड कर रही होती है तभी यहाँ पर शाह आता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखने के लिए मॉम ने यहाँ पर मेरी सिस्टर को भेजने वाली है ताकि फिर वो काम में मदद भी करेगी और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। तो जिया कहती है कि तुम श्योर हो कि तुम्हारी बहन यहाँ पर काम करने आ रही है मेरी हेल्प करने के लिए और ना मुझसे झगड़ा करने को। फिर वो कहता है कि हाँ, फिक्र मत करो। तो जिया भी कह देती है कि लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूँ कि अगर वो मुझसे झगड़ा करेगी ना तो मैं सह के नहीं लूँगी, मैं भी उससे बराबर का झगड़ा करूँगी। और फिर वो गुस्से में शावर लेने के लिए जाती है। फिर वो उसे आवाज़ देती है कि मैं अपनी पैंट भूल गई हूँ तो मुझे उठा के दे दो। तो शाह फिर बहुत ही शाय होते हुए उसे उठा के दे देता है। जिया फिर जैसी बाहर आती है तो उसे सामने देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तो शाह कहता है कि मैं बस डर रहा था कि कहीं तुम स्लीप होके गिर ना जाओ, और वो जल्दी से भाग जाता है। फिर रात में शाह देखता है कि जिया उसे किस करने के लिए पीछे पड़ गई है, पर फिर उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता लगता है कि ये तो सपना था। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया वॉक करके जब अपने घर आई होती है तो देखती है कि उसकी नेबर वाले घर के बाहर ही वो बच्ची खड़ी हुई है। तो फिर वो पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो फिर वो बताने लगती है कि उसकी मॉम हमेशा कहीं घर से जाती नहीं है और आज उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है और उसके पास चाबी भी नहीं है। तो फिर जिया कहती है कि आखिर क्या हुआ है, मैं भी तो देखूँ। और फिर वो उसके कपड़ों पे खून देख लेती है। तो फिर वो बच्ची कहती है कि कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। तो जिया हंसकर उसे समझाती है कि ये पीरियड्स है तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसे अपने घर पे लेके जाती है और उसके कपड़े चेंज करवा के फिर वो जब उसे बाहर लाती है तभी इतने में सिस्टर वांग यहाँ आ गई होती है। और जैसे ही उनकी बच्चियों ने आवाज़ देती है तो वो आकर कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया फिर उन्हें बैग देती है और बताती है कि इसमें इसके कपड़े हैं और एक्स्ट्रा नैपकिन्स भी है। फिर सिस्टर वांग की बेटी उन्हें बताने लगती है कि जिया ने कैसे उसकी हेल्प करी और उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर भी बना के दी, और ऊपर से उसे भूख लगी थी तो उसने उसे नूडल्स भी बना के दी। तो ये सुनकर सिस्टर इन लॉ तो तुरंत ही जिया को थैंक्स बोलने लगती है। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर हम नेबर्स हैं तो इतना कर दिए तो क्या हो गया। तो सिस्टर वांग को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि मैं अब तक इसे इग्नोर कर रही थी, इसके बारे में गॉसिपिंग कर रही थी।
तो फिर भी इसने बुरा नहीं मानी और मेरी बेटी तुम की इतनी बड़ी मदद करी। कहती है कि कोई बात नहीं, अब आप इसे घर लेकर जाओ और इसके पैंट्स भी वॉश कर दो। फिर इसके बाद सिस्टर वांग यहाँ जिया के घर पे उनसे मिलने आती है और इसे वो उसके दिए हुए सैनिटरी नैपकिन्स के पैसे भी दे देती है। तो जिया कहती है कि ये सब देने की इतनी भी जल्दी नहीं थी। तो फिर वो कहती है कि मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट भी रख लो। वो उसे एक बैग में कुछ सारी चीज़ें दे देती है। इसे देखकर जिया खुश होती है कि ये तो कितनी अच्छी चीज़ है। सिस्टर वांगू से कहने लगती है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहूँगी मेरे बिहेवियर की वजह से। असल में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी और तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर ली थी। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, ये इतना भी बड़ी बात नहीं है, हम तो नेबर्स हैं ना, और नेबर्स फ्रेंड की तरह होते हैं। तो फिर सिस्टर वांग बहुत खुश होती है। फिर जब शाओ ऑफिस से घर आता है तो वो जिया को वॉलनट्स तोड़ते हुए देखते हैं। तो पूछता है कि ये सब कहाँ से है। तो जिया बताती है कि ये सब सिस्टर वांग ने दिए। आज मैंने उनकी बेटी की थोड़ी सी हेल्प की थी तो उन्होंने मुझे ये सारे गिफ्ट भी दे दी और अब हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा हो गया है। तो शाओ कहता है कि फिर तो अच्छी बात है। वो उससे पूछता है कि वैसे आज खाने में क्या खाओगी। वो अलग अलग वेजिटेबल्स के बारे में पूछता है। तो जिया कहती है कि हाँ ये सब सही है। वो पूछती है कि वैसे तुम्हारे पास स्टैम्प्स होगा, मुझे अपनी मॉम को लेटर लिखना था और उन्हें बताना था कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आने के बाद उन्हें अभी तक लेटर नहीं भेजी। तो शाह कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। फिर नेक्स्ट डे जिया ने जो अपनी मॉम की लेटर लिखी होती है वो भी जाकर वो बॉक्स में डाल देती है और साथ ही मैन्यूस्क्रिप्ट को भी सबमिट कर देती है और सोचती है कि अब बस उसने जो आर्टिकल लिखी है उसके उसे पैसे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर जिया जब यहाँ रास्ते से गुजर रही होती है तभी उसकी नेबर वाली लड़की यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग को जिया के बारे में गॉसिपिंग कर रही होती है और इतना ज़ोर से बोल रही होती है कि जिया को भी सुनाई दे रहा होता है। वो लोग उसके कैरेक्टर के ऊपर बोलकर उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो जिया फिर उनसे पूछने आ जाती है कि तुम ओल्ड आंटीज आखिर क्या बोल रही हो। तो फिर वो लड़की बहुत चिढ़ जाती है कि तुम किससे आंटी बोल रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हारे फेस के रिंकल्स और तुम्हारी बातें बिल्कुल ओल्ड आंटीज की तरह, तो मुझे लगा कि तुम वही ओल्ड आंटी होंगी। उप्स, लगता है मुझसे तो गलत फहमी हो गई, तुम वो ओल्ड आंटी नहीं हो, बस उनकी तरह तुम्हारा बिहेवियर है। तो फिर वो गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ फिर वो चली जाती है। फिर जिया के लिए यहाँ पे बैठ जाती है और बिस्किट खा रही होती है। तभी इतने में सिस्टर वांग उसे देखकर उसके पास आती है बात करने के लिए और उससे पूछने लगती है कि वो लड़कियां उसे इतना गुस्सा होकर क्यों गई। तो फिर जिया बताती है कि वो लोग उसके बारे में गॉसिपिंग कर रही थी और जब उसने ज्वाइन करने की कोशिश करी तो वो लोग चिढ़कर भाग गए। तो सिस्टर वांग भी हंसने लगती है और कहती है कि वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स पूछो, अब हम फैमिली की तरह हैं। तो सिस्टर वांग कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुनी हूँ कि तुमने कमांडर शाह को ड्रग देकर उनके साथ फोर्सली नाइट स्पेंड करने के बाद शादी करी हो। तो क्या ये बात सच है। तो जिया कहती है कि हाँ सच है। तो फिर वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो जिया कहती है कि शायद मैं उससे बहुत प्यार करती थी इसलिए मैंने ऐसा करी। वो पूछती है कि अब आपको मेरे बारे में पता लग गया कि मैंने ऐसा करी हूँ तो क्या अब आप मेरी फ्रेंड नहीं बनोगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, तुम इतनी अच्छी हो तो तुम तो अब हमेशा मेरी फ्रेंड रहोगी। तो जिया खुश होती है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी और उसकी फ्रेंड आ जाते हैं और सूजी की फ्रेंड यहाँ पर जिया का मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। तो जिया भी उसे रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है और इन लोगों को काफ़ी कुछ सुना देती है। तो फिर वो लोग मुंह बनाकर गुस्सा होकर चलते हैं। इसके बाद जब शाओ ऑफिस से घर आया होता है तो जिया उसे कहने लगती है कि हस्बैंड आखिर तुम्हें आने में कितना देर हो गई, मैं कब से वेट कर रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी यहाँ पर शाओ को गुस्से में देखकर जिया पूछती है कि हस्बैंड क्या हुआ है। शाओ गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर तुमने सूजी के सामने क्या बकवास करके आई हो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये कहता है कि कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिया कहती है कि फिर आखिर तुम मुझे चिल्ला क्यों रहे हो उसके लिए। तो कहता है कि मैंने कोई चिल्लाया नहीं। जिया कहती है कि हाँ फिर तुम आखिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो ताकि सभी लोगों को तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई दे जाए। शॉ कहता है कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम बाहर के लोगों के सामने कुछ भी बकवास मत किया करो। जिया कहती है कि वो सूजी तुम्हारे साथ 2 बार ब्लाइंड डेट पर जा चुकी है और वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है। तो तुम क्या चाहते हो उसके सामने मैं ऐसा बोलती कि मेरा हस्बैंड रोज़ मेरे साथ रहता ही नहीं है और हम लोग सेपरेट रहते हैं। आखिर ये चीज़ें मैं कैसे बताती। तो भी वो गुस्सा करने लग जाता है। तो जिया कहती है कि अब चिल्लाना बंद करो। ठीक है तुम यही चाहते हो ना, तो अगली बार से जब मुझे कोई हम लोग के रिश्ते के बारे में पूछेगा तो मैं उन्हें यही बता दूंगी कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और तुम्हें मुझे देखते के साथ ही उल्टी आती है और इतनी हेट है कि हम लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं है ना, ऐसे ही बोल दूंगी। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। तो शाओ को फिर रिग्रेट होता है और वो कहने लगता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर यहाँ जिया रूम में होती है और बुक पढ़ते हुए भी उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में शाओ से आवाज़ देने लगता है कि वाइफ डिनर के लिए आ जाओ। तो वो चिल्ला कर कह देती है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझे कोई खाना नहीं खाना है। तो फिर शाओ फिर यहाँ के लिए ही थोड़ा बहुत खाना खाता है और बाकी वो जिया के लिए अच्छे से बंद करके रख देता है। जिया को फिर रात में बहुत भूख लग रही होती है और वो रूम में से निकल कर फिर चुपके से खाना खाने आती है और जल्दी से खाना खाने लगती है। तभी शाओ उसे देख रहा होता है। जिया की नज़र जैसे उस पर पड़ती है तो वो शॉक हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है।
तो शाओ जल्दी से उसे शांत करता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है, तुम खा सकती हो, उल्टा मैंने तुम्हारे लिए खाना रख कर गया था। जिया कहती है कि अच्छा ठीक है, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं इतनी ईजिली माफ़ नहीं करती। तो फिर वो खुश होता है और कहता है कि मैं बाकी खाना गर्म करके लाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे शाओ अपनी सिस्टर को पिक करने जाता है, जो कि विलेज से यहाँ बहुत सारे सामान लेकर आई होती है। कहने लगता है कि ये सब क्या है, तो फिर वो बताती है कि मॉम ने ये सब जिया के लिए भेजा है, बहुत सारी खाने की चीज़ें। तो फिर ये कहता है कि उसे नाम लेकर बुलाना बंद करो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो ये कह देती है कि मैं उसे सिस्टर इन लॉ नहीं मानने वाली। फिर यहाँ पर शाओ की बहन लिली जब घर आ जाती है तो जिया उसे कोई ज़्यादा भाव भी नहीं देती। तो फिर वो कहने लगती है कि इसने मुझे हेलो भी नहीं बोली। फिर वो शाओ से पूछ रही होती है कि भाई मैं कहाँ पे रहूँगी। तो कहता है कि तुम मेरे रूम में रह लेना। तो फिर वो कहती है कि यानी आप लोग अभी तक सेम रूम में नहीं रहते। फिर नेक्स्ट डे जिया और शाओ कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जिया बहुत अच्छे से तैयार होकर आई होती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना। शाओ कहता है कि हाँ ठीक ही लग रही हो। तो जिया कहती है कि आखिर तुम्हें इसमें भी शर्म आ रही है। फिर जैसे ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तभी रास्ते में इन लोग को सूजी और उसके फ्रेंड मिल जाते हैं और लिली यहाँ पर उन लोग को देखकर कहने लगती है कि आप सिस्टर सूजी हो ना, मैंने आपकी फ़ोटो देखी हो, आप तो फ़ोटो से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो सूजी ऐसी खुश होने लग जाती है। तभी ये सब देखते हुए जिया आगे बढ़ने लगती है तो सूजी की फ्रेंड उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है। तो जिया भी उससे रिटर्न में अच्छे से जवाब दे देती है और उसे बहुत सारी चीज़ें सुना देती है। तो सूजी की फ्रेंड का मुंह बंद हो जाता है और सूजी यहाँ पर फिर शाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ कुछ भी बोले जा रही है, उसे माफ़ी मांगने बोलो। तो जिया तो मना कर देती है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी और वो शाओ को भी किक कर देती है कि तुम मुझे माफ़ी नहीं मंगवा सकते हो। तो उसके बदले में वो खुद ही माफ़ी मांगने लगते हैं। तो जिया उसे भी रोक लेती है और इन लोगों को समझा देती है कि वो दोबारा उसे पंगा लेंगे तो उनका यही अंजाम होगा। और वो यहाँ से उसका हाथ पकड़ के उसे खींच कर लेकर जाती है और फिर शाओ अपनी सिस्टर लिली को भी बुला लेता है। सीन में हम देखते हैं कि रात में जिया का पैर बहुत दुख रहा होता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर शाओ यहाँ रूम में आता है और उसे तुरंत ही पैर पर मसाज देने में मदद करता है। फिर मॉर्निंग में जब जिया यहाँ पे कुछ खाने को बनाती है तो उसका खाना टेस्ट करके लिली को तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम तो इतना अच्छा खाना बना लेती हो, तो आखिर तुम पहले हमारे लिए क्यों नहीं बनाया करती थी। तो जिया कहती है कि क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो ये कहती है कि पक्का तुम लेजी होंगी इसलिए नहीं बनाती होंगी। तो फिर जिया उसे खाना रिटर्न ले लेती है और कहती है कि तुम मेरी इतनी बुराई कर रही हो तो तुम्हें ये सूप नहीं पीने मिलेगा। फिर इतने में कोई डोरबेल बजाता है और यहाँ पर पोस्टमैन जिया को फिर एक आर्टिकल के पैसे देकर क्या होता है और ये देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो इस बारे में फिर लिली को भी बता देती है कि उसने आर्टिकल पे पूरे 230 युआन कमाई है। सुनकर वो भी शौक होती है कि सच में इतने सारे पैसे। फिर इसके बाद जब शाओ ऑफिस से घर आता है तो लिली इस बारे में उसे बता देती है कि जिया को कैसे आर्टिकल के ऊपर पैसे मिले। तो कहती है कि ब्रदर क्या मैं भी लिखूंगी तो मुझे भी मिलेंगे। कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी दिमाग लगाना होता है जो कि जिया के पास है, तुम्हारे पास नहीं। फिर नेक्स्ट डे जिया लिली के साथ कहीं बाहर गई होती है। तभी यहाँ बस स्टॉप पे लिली की गलती की वजह से वो एक लड़की के शूज़ के ऊपर पैर रख देती है तो वो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि एक तो वो विलेज गर्ल है, ऊपर से उसके अंदर मैनर्स भी नहीं है। तो यहाँ पर शाओ तुरंत ही लिली के साइड लेते हुए उस लड़की को सबक सिखाती है और उसे समझा देती है कि दोबारा उसकी सिस्टर के बारे में वो ऐसा नहीं बोल सकती है। और जो उसके शूज़ गंदे होकर होते हैं उसके वो पैसे भी भर देती है और कहती है कि अब तुम्हारा वो बंद हो गया ना। लिली बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जिया ने किस तरीके से उसकी साइड ली। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग घर पे होते हैं और तभी शाओ ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आता है जिया के लिए कुछ फ्राइड चिकन बनाने को और वो उसे जल्दी जल्दी में बना कर देता है जो कि जिया खाकर खुश हो रही होती है और शाओ उसे यहाँ फूक फूक कर दे रहा होता है। तो ये देखकर लिली कहने लग जाती है कि भाई आप तो सिस्टर इन लॉ के लिए कितना कुछ करते हैं। फिर रात में जिया को मच्छर काट रहे होते हैं तो वो रोने लग जाती है। तो यहाँ पर शाओ उसकी आवाज़ सुनकर फिर रूम में आता है और उससे ऐसे मच्छर काटे हुए देखकर वो तुरंत ही फिर मिंट की लीव्स लेने जाता है। मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके पैर में ये मिंट लीव्स लगे हुए हैं जो कि रात में शाओ ने लगाया था क्योंकि उससे मच्छर काट रहे थे। तो वो खुश होती है कि वो उसके बारे में इतनी केयर करता है। फिर जब वो घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसे सिस्टर वांग मिल जाती है और वो उसे उसी बारे में बताने लगती है कि कल रात तुम्हें मच्छर काट रहे थे ना क्योंकि शाओ मिंट लीव्स लेने के लिए आया था और वो तुम्हारी बड़ी केयर करता है। उसके बारे में सभी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा हस्बैंड बन गया। तो जिया कहती है कि हाँ ठीक ही है। तो सिस्टर वांग कहती है कि सिर्फ काफ़ी नहीं बल्कि बहुत अच्छा भी है, वो तुम्हारे लिए सच में बहुत केयर करता है। तुम ऐसा हस्बैंड लैंटर्न लेकर ढूंढने भी जाओगी ना तो भी नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे जिया के लिए सारे खाने यहाँ लिली बना रही होती है और
वो आज जो भी डिशेस बनाती है उसे खाकर जिया को उल्टी ऐसा हो रहा होता है, तो वो कोई भी खाना नहीं खाती। जब शाओ घर पे आता है तो लिली उसे इस बारे में बता देती है कि जिया आज कैसे पूरे दिन बीमार थी और उसने कुछ नहीं खाई है। तो फिर वो जिया से मिलता है और उसके लिए फिर पर्सनली कुछ और जल्दी से खाने को बनाता है, पर जिया को फिर भी वॉमिटिंग हो रही होती है, तो वो उसके लिए बाहर से कुछ हर्ब्स लेने के लिए जाता है। और जब एक लेडी को पता लगता है कि उसकी वाइफ जो है उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो वो कुछ लेने आए, तो वो उसे एक कैंडी सजेस्ट करती है, जो कि फिर शाओ घर लाने के बाद जिया को खिला देता है कि इससे तुम ठीक हो जाओगी। पर फिर जिया को अचानक से बहुत पेन फील होता है और वो शाओ को बताती है कि उसका खून बह रहा है, तो वो जल्दी से उसे लेकर फिर हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर फिर यहाँ पर जिया का चेकअप करती है, तो इन लोग को बताती है कि उसका मिस कैरेज होते होते बच गया। वो उन लोगों से कहने लगती है कि आखिर तुमने क्या कुछ खाई हो। वो उसे उसी चीज़ का नाम लेती है जो शाओ ने उसे ला कर दिया था। तो फिर वो बताता है कि मुझे तो एक आंटी ने बताई थी कि उसे जिया की वॉमिटिंग ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं उसके लिए लेकर आया था। तो फिर डॉक्टर बताती है कि वो कितनी हार्मफुल चीज़ है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता है। शाओ को फिर उस लेडी के ऊपर बहुत गुस्सा आती है और वो मार्केट आता है और उस लेडी को चिल्लाने के लिए कि वो जानबूझ के उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही थी। वो उसे लेकर यहाँ हॉस्पिटल आता है जिया के सामने और उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। जिया फिर उसे डांटने लगती है कि उसने उसके बच्चे को मारने की कोशिश करी और ये कोई छोटी बात नहीं है। लिली भी यहाँ पर उस लेडी को डांटती है और उसे थप्पड़ भी लगाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सिस्टर इन लॉ को नुकसान पहुंचाने की। तो जिया तो ये देखकर खुश हो जाती है कि लिली भी अब उसकी कितनी केयर कर रही है कि अब वो उसके लिए लड़ भी सकती है। फिर यहाँ पर शाओ भी उस लेडी को समझा देता है कि उसने बहुत गलत करी है, तो अब तो उसे जेल होने वाली है। तब यहाँ पर इस लेडी की साइड लेने के लिए सूजी आ जाती है और बताने लगती है कि वो कितनी गरीब लेडी है और उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जिया उस लेडी से क्योंकि कंपेंसेशन ले रही होती है, तो ये पैसों के लिए वो कहने लगती है कि ये बहुत गरीब है, तो भी जिया नहीं मानती और ले लेती है और कहती है कि इसकी खुद की गलती है, इसने मुझे मारने की कोशिश करी ना। शाओ भी यहाँ पे फुल ऑन जिया का साथ दे देता है और सूजी के खिलाफ होता है, तो वो बहुत गुस्से में जाती है। फिर उन लोग के जाने के बाद हॉस्पिटल में यहाँ पर शाओ जिया का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। तभी जिया उससे बातों बातों में इस बारे में कह देती है कि जब उसका बेबी हो जाएगा तो वो लोग डिवोर्स ले लेंगे। तो फिर वो उसे क्लियर करने लगता है कि हमारी जब से शादी हुई है मैंने तब से ही तुमसे कभी डिवोर्स लेने का नहीं सोचा, तो इसलिए आप सोचना भी मत। फिर शाओ जानबूझ के अपना शर्ट उतार कर जिया को अपनी बॉडी दिखा रहा होता है, तो जिया उसे देख भी रही होती है और कहने लगती है कि तुम आखिर अब शर्ट क्यों उतार रहे हो। तो कहता है कि तुम्हें देखना पसंद है ना। तभी जिया उसका फेस पकड़ती है और कहती है कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करो, किसी और को नहीं। तो वो कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। तो जिया बहुत खुश होती है और फिर रात में जिया के पास यहाँ शाओ के बैठता है और जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे किस कर लेता है। और फिर इसी के साथ ही दिन बीतते जाते हैं और जिया की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और ये लोग जल्दी से फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ प्रे कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर बाहर आती है और शाओ को गुड न्यूज़ बताने लगती है कि उसके चारों बच्चे भी सेफ हैं और उसकी वाइफ भी। तो फिर वो खुश होता है। फिर डिलीवरी के बाद ये लोग जिया को घर ले आते हैं और यहाँ पर फिर ऑफिसर जिया से मिलने आए होते हैं उसे बैनर देने के लिए कि उसने कितना अच्छा काम करी थी और सभी के सामने ये लोग फोटोज खिंचवाते हैं। तो सारे नेबर के लोग ये देखकर जिया के बारे में फिर जानते हैं कि वो तो कितनी ज़्यादा अच्छी भी है। और फिर सिस्टर वांग अपने हस्बैंड यानी कि शाओ के कलीग को समझाने लगती है कि तुम जिया के बारे में कितना गलत कह रहे थे। तो फिर उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर रात में बहुत बारिश हो रही होती है तो जिया को अंधेरे से डर लग रहा होता है, तो शाओ यहाँ पर उसी के रूम में आ जाता है सोने के लिए और वो जिया को हक कहने लगता है। तो जिया कहती है कि तुमने मुझे पकड़े। तो फिर वो बहाने कर रहा होता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो कहती है कि आखिर तुम थोड़े से भी ब्रेव क्यों नहीं बनते हो। तो शाओ फिर ये चीज़ एडमिट कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। और फिर फाइनली नेक्स्ट डे से दोनों साथ एक रूम में रहने लगते हैं और दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।